जो पृथ्वी का शरीर है वो कैसा कठोर होता है ना, इसलिए उसके शरीर के बारे में बात की, जहां अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित। अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से मतलब जो पुद्गल पुद्गल है वह अचेतन है, उसका जो स्वभाव सिद्ध परिणाम है, पुद्गल का स्वभाव सिद्ध परिणाम अचेतनपना है, उससे अपने कठिनता गुण सहित अपना जो कठोर वाला जो गुण है ना, स्पर्श के कितने भेद हैं, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, तो उसमें से जो कड़ा गुण विशेष गुण है, उसके सहित जड़पना से पृथ्वी काय नामा नाम कर्म के उदय न होने पर भी। आगे आप समझ में? थोड़ा आया दीदी। पहली लाइन का नहीं आ रहा था ना, पहली लाइन का बता दिया कि वो सब वो जड़ स्वभाव के जो पृथ्वी का जो शरीर है ना, उसकी बात की है वहां पर। दीदी सिद्ध परिणाम से रचित यानी सिद्ध, सिद्ध यानी वो सिद्ध परिणाम हो गया। भगवान की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ, अच्छा ये कंफ्यूजन है आपको। सिद्ध भगवान की बात नहीं है यहाँ पर, स्वभाव सिद्ध है, ये शब्द पूरा एक है, स्वभाव सिद्ध, उसके स्वभाव से ही सिद्ध है कि वो अचेतन है, ऐसा। सिद्ध भगवान, वो सिद्ध भगवान की बात नहीं है यहाँ पर। जो अचेतन दीदी स्वभाव, अचेतन उसके स्वभाव से ही सिद्ध है कि वो अचेतन है। कौन? स्वभाव पृथ्वी। सिद्ध परिणाम से रचित अपने कठिनता गुणों गुण सहित जड़पना से पृथ्वी काय नामा नाम कर्म के उदय न होने पर भी फैलाव आदि से युक्त है, वह पृथ्वी है। पृथ्वी के लिए ये पूरी बात। यानी पृथ्वी की परिभाषा है पूरी। हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है सामान्य दीदी। पृथ्वी कैसी है? वह सामान्य। कठोर है, अचेतन गुण सहित है। और अचेतन गुण कहाँ से आया उसमें, कि उसका स्वभाव सिद्ध है अचेतन गुण उसमें, पृथ्वी में। ठीक है ऐसे। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए सरिता जी, अभिलाषा जी, दोनों आप। दीदी, एक तो मैं इसी की अभिलाषा की सेवा करनी जबलपुर गई थी, गिर गई है, इसका पैर टूट गया है। अच्छा अच्छा। अरे। वो वहाँ थेरेपी के लिए और वगैरह जाते थे ना, तो उसमें काफी क्लास छूट गई थी, दोपहर को ही जाते थे। तो अभी मैं वापस आई हूँ तो 2 दिन से नेट ही खराब है इसमें। अभी अच्छा। सुधरा है नेट। चलिए, अब आपके लिए सुविधा हो गई है, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा जो क्लास छूट गई है आपकी। 2-3 तो सुन चुकी हूँ। हम्म। ठीक। चलिए। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी पहली लाइन आपने जो लिखवाई थी ना वो रिपीट कर दीजिए ना। क्या लिखवाई थी मैंने? जो स्वयं से ही बनी हुई अचेतन जमीन है उसे पृथ्वी कहते हैं। सरिता जी, इसमें भी आपका वो जो स्पष्ट हो गया, वो उसी का ये शॉर्ट रूप है। जो स्वयं से ही बनी हुई अचेतन जमीन है उसे पृथ्वी कहते हैं। ये बहुत सरल सरल भाषा में हो गया आपका। चलिए, अब ये जो बाकी के 3 बचे हैं स्थावर, उस पर कौन घटाकर बताएगा जल्दी से? इन चारों पॉइंट्स को उस पर घटाना है, रेणु जी। दीदी मैं अग्नि, उस अग्नि काय पे घटाती हूँ। बोलिए। वो ये कि जो स्वयं से ही बनी हुई अग्नि है उसे अग्नि कहते हैं। अचेतन। है अचेतन अग्नि। और अग्नि काय होती है कि जिस अग्नि में से अग्नि का एक जीव मरकर निकल चुका है। हाँ, जीव निकल गया है। हाँ। हाँ ठीक। हाँ। अच्छा, अग्नि कायिक जीव होता है कि जीव सहित जो अग्नि है उसे अग्नि कायिक जिस कहेंगे। जिस अग्नि में से जीव निकल गया हो उसे अग्नि काय कहते हैं। हाँ, उसे अग्नि काय कहेंगे, लेकिन जीव सहित जो अग्नि है उसे अग्नि कायिक कहेंगे। ठीक है। और अग्नि जीव हो गया कि जो जीव पहले शरीर को छोड़कर अग्नि काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, लेकिन और जब तक वह अग्नि को अपना शरीर रूप ग्रहण नहीं कर लेता तब तक विग्रह गति में है, तो वह अग्नि जीव है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चारों पॉइंट बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ हाँ। जी। नमिता जी। दीदी मैं जल पर घटा रही हूँ उसको। हाँ। जल का शरीर जो है वो जल, जो अचेतन शरीर है वो जल, जिसमें से जीव निकल गया है वो जल का एक, जिसमें से जिसने जल का शरीर धारण किया है वो जल का एक,
और जल के शरीर को धारण करने से पूर्व विग्रह गति में जो जीव है वे जल जीव। हाँ, दूसरा और तीसरा पॉइंट फिर से बोलिए। जिसमें से जीव निकल गया है वे जल काय। जल जल जिसमें से जीव निकल गया है वे जल काय। जल काय। हाँ, जल काय। और हम्म। जल जिसने जल का शरीर धारण किया है वे जल का एक। जिस जीव ने जल का शरीर धारण किया है वे जल का एक। जीव सहित जल को जलकायिक कहते हैं, बस इतनी सी बात है। जीव सहित जल को जलकायिक कहते हैं, और जिस जल में से जीव निकल गया हो उसे जल काय कहते हैं, क्योंकि काय रह गई ना, वो तो जल काय कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब कौन अंतिम बचा है, बोलिए मंजू जी। वायु दीदी, जो सामान्य वायु है अचेतन, हाँ, उसे वायु सिर्फ वायु कहेंगे। और जिसमें से जिस वायु में जीव ना हो, जीव निकल गया है, उसे वायु काय। और जिसमें जीव सहित जो वायु है वो वायु कायिक। और जो जीव विग्रह गति में है, वायु में मतलब जन्म लेने वाला है, उसे वायु जीव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। देखो, अब इन सबको समझ में आ गया होगा, ये चार चार भेद सभी के हैं, है ना। अब इसको और सरल करने के लिए आप इसी में टीका में नीचे आ जाइए, 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो देखिए। पृथ्वी कायिक का शरीर मसूर के दाने के आकार का लंब गोल होता है। मसूर का दाना कैसा होता है, ऐसा लंबा गोल होता है ना, ऐसा पृथ्वी कायिक जीव का शरीर ऐसा होता है। जल कायिक का शरीर पानी की बूंद के आकार का गोल होता है। अग्नि काय का शरीर सुइयों के समूह के आकार का, सुइयों का समूह ऐसे होती है ना, सुइयों के समूह वैसे आकार का है। और वायु कायिक का शरीर ध्वजा के आकार का लंबा तिरछा होता है। सबके शरीर इसे अलग अलग टाइप के हैं। वनस्पति कायिक और त्रस जीवों के शरीर अनेक भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। वनस्पति कायिक का तो हमें दिखता है, पेड़ 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 भी वनस्पति कायिक है, तो वो तो ऐसा लंबा चौड़ा ऐसा होता है। और पत्तियां होती है गोभी की या जो भी पत्तियां, वो सब छोटी छोटी सी है। और छोटे छोटे से और भी होते हैं, छोटी सब्जियां आती है, भिंडी आदि, ये सब छोटी छोटी सब्जियां आती है। तो ये सब तरीके के आकार के हैं। कोई तरबूज ऐसा बड़े आकार का है, कोई लंबे आकार का है, गन्ना ऐसे लंबे आकार का है। तो सब आकार के होते हैं वनस्पति कायिक जीव के शरीर, है ना। जीव तो एक जैसे ही होते हैं सभी, शरीर के सबके अलग अलग आकार होते हैं। हाँ, बोलिए सरिता जी। दीदी, वनस्पति कायिक में जैसे अपन हटाएंगे तो पहला वाला कैसा होगा, क्योंकि ये तो चेतन में आएगा ना वनस्पति कायिक जीव। तो इसमें जैसे अपन ने जहाँ अचेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से, जैसे अभी हाँ, अपन ने बोल दिया ना कि वैसे ही लगेंगे, तो इसमें जैसे सब में लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। जल भी तो जीव सहित है। नहीं, वनस्पति तो अपन जैसे बोल ही देते हैं कि उसमें जीव है ही, यानी जल में तो नहीं बोलते, ऐसे ही जल में भी सब सेम है। वनस्पति जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी सब सेम है। सब जीव और शरीर सहित है सभी, अच्छा, है ना। तो इसमें भी चारों सेम ही लगेंगे। इसको भी अचेतन जमीन ही बोलेंगे कि जिससे अचेतन है, इसमें वनस्पति का है तो हाँ, ये जमीन अचेतन है, हाँ? तो अचेतन स्वयं वनस्पति से बनी हुई अचेतन वनस्पति है, उसे वनस्पति हाँ। कहते हैं। यही चारों पॉइंट्स लगेंगे उसमें। चलो वनस्पति में लगा के बता देते हैं। आप जो निर्जीव वनस्पति है वह वनस्पति, जैसे लकड़ी, और ये बता दिया मैंने शायद अभी, लकड़ी है ना, तो ये वनस्पति है। फिर जिस वनस्पति में से अभी अभी आज ही जीव निकला है वह वनस्पति काय है। अब आज ही निकला है तो हमको कैसे पता चलेगा, कि आपको नहीं पता चलेगा, वो तो सर्वज्ञ को ही पता है। लेकिन जब निकला है जीव तब वह वनस्पति काय है। जिस वनस्पति में अभी भी जीव विद्यमान है उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। जो पेड़ आदि हैं, पेड़ पौधे, सब्जियां, ये सब वनस्पति कायिक है, क्योंकि उसमें अभी भी जीव विद्यमान है।
और उक्त तीनों प्रकार को सामान्य रीति से वनस्पति भी कह देते हैं। तो जब तक वह वनस्पति को अपने शरीर रूप में ग्रहण नहीं करता, मतलब वो जो जीव पहले शरीर को छोड़कर वनस्पति काय में जन्म लेने जा रहा है और अभी उसने वनस्पति काय का शरीर ग्रहण नहीं किया है, तब तक उस जीव को वनस्पति जीव कहते हैं। है ना। अब देखो अपन वनस्पति काय का अभक्ष की बात करते हैं, तो हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मुझे एक प्रश्न है, पता नहीं मतलब मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। ये है कि जैसे मुनिराज जो होते हैं वो कौन से गुण स्थान तक आहार विहार करते हैं? कौन से गुण स्थान तक? भाई विहार मतलब जैसे 13वें गुण स्थान में भी चलता है विहार, तो अनंत भगवान भी करते हैं विहार तो। अनंत भगवान तो कहते हैं कि वो जमीन से ऊपर चलते हैं हाँ केवल। हाँ, लेकिन जो मुनिराज 10वें में स्थान में है, 12वें में है, वो आहार विहार करते हैं। आहार विहार कर सकते नहीं, क्योंकि वो गुणस्थान फटाफट चढ़ते हैं ना, श्रेणी मान ली उनने, विकल्प ही नहीं आएगा। एक अच्छा आ गया आहार विहार का, तो फिर वो छठे गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो दीदी जैसे छठे गुण स्थान में मुनिराज आहार विहार करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा तो फिर उसी हिसाब से जैसे आपने बताया कि भाई हम सूक्ष्म रूप में, तो पापबंध तो सूक्ष्म रूप में उन्हें भी हो रहा है। अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता मुनिराज को, अच्छा, तो सूक्ष्म बंध कैसे नहीं होगा? जैसे हाँ, नहीं जैसे जो कषाय बच गई है उनकी, उनके अनुसार उनको बंध हो। मुनिराज को आश्रव, बंध, कंबर, निर्जरा चारों चलते हैं, जी चलते हैं ठीक है मुनिराज। दीदी, यही यही प्रश्न था मेरा। हाँ, पर रेशो में अंतर हो जाता है। अभी यहाँ पर हाँ आश्रव हाँ हाँ, बंध बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, मुनिराज को बहुत कम, एक ही कषाय बाकी अच्छा रह जी गई। पानी की रेखा के जी समान है उनका कषाय। तो पानी में जी, रेखा पानी में हम रेखा बनाए तो कितनी देर टिकेगी? टिकती कुछ नहीं, भी नहीं, तुरंत ही चला जाता। ऐसी पानी की रेखा संचलन कैसा है? संज्वलन कषाय है उनकी। तो उतना जी ही बंध, उतना ही आश्रव होता है। ठीक, ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, अब अपन बात कर रहे थे ये जो वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक जीव जो है, वह जो हम अभक्ष की बात करते हैं, तो अभक्ष में केवल वनस्पति कायिक जीव आता है ना। वनस्पति हम वनस्पति अभक्ष नहीं है, वनस्पति काय अभक्ष नहीं है, ठीक है। और वनस्पति जीव तो अभी आया ही नहीं है वनस्पति में, तो वो तो बात ही अलग हो गई। अब बची क्या? तो वो जो वनस्पति कायिक जीव है वह अभक्ष की श्रेणी में आता है, वह हमें तुरंत ही छोड़ने योग्य है। अब वनस्पति भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो तरह की होती है वनस्पति, है ना। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा ये बात भी सबने। हाँ, वो अपना एक अलग प्रकरण है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का, है ना। तो वो भी अपन समझेंगे अभी, इसमें इसमें आने वाला है आगे प्रकरण। तो वो वनस्पति काय भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होती है। तो जो अप्रतिष्ठित होती है वह भक्ष होती है, सप्रतिष्ठित जो वनस्पति होती है वह अभक्ष होती है। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो उसमें छोटे छोटे से टिंडे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो जैनी लोग कभी भी छोटे टिंडे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सप्रतिष्ठित माने जाते हैं। और जो बीज की साइज की सब्जियां होती है, जैसे लौकी है, तो वो भी छोटी सी ले ली कि मीठी लगेगी, तो नहीं, वो सप्रतिष्ठित होती है। या बहुत बड़ी ले ली तो वो भी गलत होता है। मीडियम साइज का की सब्जी ही होना चाहिए, हमेशा सामान्य आकार की सब्जी होना चाहिए। तो ये हम ध्यान रखते ही हैं, सब लोग को पता ही है ये बात तो। क्या तो सब्जियां बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, मीडियम आकार की होना चाहिए। वह अप्रतिष्ठित हो जाती है, इसलिए हम उसको ले सकते हैं, मतलब उसमें से जीव निकल जाता है, तो वह हमारे लिए भक्ष्य है। लेकिन जो सजीव सप्रतिष्ठित वनस्पति है, वह सजीव होती है, तो वह हमारे भक्षण के योग्य नहीं होती, अभक्ष्य होती है। इतना ख्याल तो हम सभी रखते ही हैं, जैन है तो। चलिए, तो हमने ये देख लिया अभी। हाँ, समय भी होने वाला है। इस तरह से ये पांचों ही आपने भी घटाकर बता दिए, तो बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आ गए। पांचों ही स्थावर जीवों के चार चार पॉइंट्स
चार चार प्रकार के 5 स्थावर जीव हैं, वो हम सभी समझ गए हैं। अच्छा, हाँ, इसके भी सब पॉइंट्स हो गए हमारे। अब इसमें 14वें नंबर का सूत्र अपन ले लेते हैं 2 मिनट में। यदि कोई जिनवाणी सूत्री लेना चाहे तो फिर अपन बंद कर देते हैं अभी, और नहीं लेना चाहे तो 2 मिनट और ले लेते हैं अपन। चलिए। हाँ मंजू जी बोली। दीदी कल जो आपने समझाया था ना, 5 परिवर्तन वाली बात, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, हम्म। तो वो मैं पढ़ रही थी, वो समझ में अच्छे से आता नहीं है दीदी, इस किताब में मैं पढ़ रही थी। वो तो 5 परावर्तन है, सरल सरल है, वो तो समझ में आना चाहिए। बहुत सरल है वो तो। हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से भटके हैं, वो उसमें सब दिया है। उसको समझने का प्रयास करना, उसमें क्या समझ में नहीं आया है वो आप पूछ लेना। मुझे मैं ये पढ़ रही थी ना, द्रव्य वाला तो भी समझ में आ गया, पर ये क्षेत्र वाला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं क्षेत्र आगे वाला, बढ़ी नहीं, मैंने कहा दीदी कोई बात बता दूंगी मैं। दीदी एक बार उसको प्रकरण को अच्छे से आप लेके बता दीजिएगा, भले दूसरी क्लास में बताएं। चलो ठीक है। हाँ सुमता जी बोलिए। दीदी मैं जिनवाणी सूत्र बोल रही थी। हाँ ठीक है चलिए। हाँ, अब अपनी क्लास मंडे को लगेगी, तब तक आप लोग ये वाला, हाँ, जो रिकॉर्डिंग है वो आजकल में मैं डाल दूंगी। तो आप लोग सब ये रिवाइज कीजिएगा, फिर हम 14वें सूत्र से लेंगे। वैसे तो ये इसके साथ का ही सूत्र था, तो इसके साथ ही हो जाता। स्थावर का भेद हमने समझ लिए हैं, त्रस जीवों के भेद हम समझेंगे मंडे से। हाँ बोलिए सुमता जी। जजमेंट सभी को। जिनवाणी का आपका ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना ये यूट्यूब पर भी जा रहा है। हाँ बोलिए। जिनवाणी का कहना है, आत्म सुख का झरना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर्दृष्टि करना है। जिनवाणी का कहना है, सुध नहीं हो पाया तो सिद्धों की भक्ति करता चले, राग करिया देश कोई, समता रस को पीता चल, समता रस को पीता चल, तेरा सुख तो तुझ में, कितना निश्चय करना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर दृष्टि करना है। जिनवाणी का कहना है, आत्म सुख का झरना है। जिनवाणी का कहना है, दृष्टि स्वसन्मुख कर चेतन, स्वानुभव का उत्तम कर, स्वातम की
महिमा कर, निज का ही संवेदन कर, निज का ही संवेदन कर। असरण जग में पंच गुरु, और सुता तम ही शरणा है। शाश्वत आनंद पाना है, तो अंतर दृष्टि करना है। चिन्वाणी का कहना है, आत्म सुख का झरना है। चिन्वाणी का कहना है, कोई नहीं जग में अपना, एक आत्म तत्व ही अपना है। परगेयों से दृष्टि हटाकर, आत्म आत्म रटना है। आत्म आत्म रटना है। कर्मोदय में दया नहीं बस, भावों की शुद्धि रखना है। शाश्वत आनंद पाना, तो अंतर दृष्टि करना है। चिन्वाणी का कहना है, आत्म सुख का झरना है। चिन्वाणी का कहना। जय जिनेन्द्र सिंह। बहुत अच्छा। जिनवाणी का कहना है आत्म सुख का झरना है, बहुत अच्छे भाव हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।